नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। चारों ओर वोट चोरी की चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। और आज खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने भी अब दिल्ली चुनाव को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश किया है और उन्होंने कहा कि जो 2025 फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत सारे वोट्स काटे गए थे। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, दिल्ली के प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह ने उस समय एक चिट्ठी लिखी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सारे डिटेल्स देते हुए कि ये किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से वोटों को काटा गया है, लेकिन उस पर कोई जांच या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। और उनके इन एलिगेशंस को लेकर ईसी ने क्या कहा ये भी बता देते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आतिशी सेंट अ लेटर ऑन January 5th 2025 इन अ मैटर रिलेटेड टू एडिशन एंड deletion in electoral rolls of the New Delhi Assembly constituency and another communication on January 9th। और उस कॉपी को शेयर किया आम आदमी EC ने ये कहा कि with reference to the press conference by Saurabh Bharadwaj today, it is stated that EC sent a reply of 76 pages consisting of 7 annexures। EC कह रहा है कि हमने तो जवाब दिए, 76 पेजेस का जवाब दिया, उसमें 7 एनेक्चर्स लगे हुए थे और जिसमें कि सीईओ डीईओ सबकी रिपोर्ट थी। उसकी तारीख लिखी हुई है 13 जनवरी 2025 टू मिस आतिशी द देन दिल्ली सीएम। अब सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने एक आरटीआई भी फाइल किया था अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को लेकर, लेकिन उसमें कोई डिटेल्स नहीं बताई गई। और ऊपर से अब इसको लेकर राजनीति भी काफी हो गई है, तो अब दिल्ली के बीजेपी के लोग कैसे ना बोले। वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको फोबिया हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिल्ली में अनाउंस कर दिया है। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही गड़बड़ियां थी तो उस समय क्यों नहीं पॉइंट आउट की गई। अब क्या कहेंगे, क्या अब दिल्ली का जो वोट चोरी का इशू है वो भी क्या तूल पकड़ेगा? क्या कहेंगे इस दिल्ली के वोटर लिस्ट के इशू को लेकर? और क्या ये मुद्दा इसलिए गर्मा रहा है क्योंकि दिल्ली में एसआईआर अनाउंस हो गया है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव जब हो रहे थे तो उस समय वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर उन्होंने काफी बात किया था, क्लोजली काम किया है। इसलिए मैं सिद्धार्थ से शुरू करती हूँ कि सिद्धार्थ, जो एलिगेशंस आ रहे हैं और सौरभ भारद्वाज का ये कहना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमने इस तरीके की वोट चोरी और वोटर के एडिशंस और डिलीशंस को पॉइंट आउट किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हमने तो सारे रिप्लाईज दे दिए जिसमें 7 एनेक्चर्स थे। क्या सच्चाई क्या है दिल्ली के वोटर लिस्ट की? बात है कि कोई संवैधानिक संस्था ये नहीं कह सकती कि उन्होंने क्या किया, ये लिखित जवाब नहीं होगा। क्या किया या नहीं किया वो उनकी कृति में दिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपका एक, नीलू जी, आपका एक बैंक अकाउंट है। आपके बैंक अकाउंट में कोई दूसरा आदमी आपका नाम का फर्जी से सिग्नेचर करके अगर आपके अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश करे, तो क्या बैंक सोया रहेगा या बैंक उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करेगा कि किसी ने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है? तो सबसे पहले दिल्ली की बात जब है, तो क्योंकि दिल्ली चुनाव, जैसे आपने कहा, हम लोग मीडिया के उस विंग से आते हैं जिसमें कि चुनावों को हम लोग कवर करते हैं। अभी जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो मूलतः मैं बिहार का हूं तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो दिल्ली में सामान्य सी बात है कि अगर भारत में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि कहीं पर भी वोटिंग होगी तो किसी एक चुनाव क्षेत्र में भी पिछले बार के बनिस्पत इस बार चुनाव में वोटर संख्या बढ़नी चाहिए। वोटर संख्या घट तो नहीं सकती। भारत का अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वोटर घट तो नहीं सकते। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हुआ ये कि दिल्ली की जो नई दिल्ली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वोटरों की संख्या घटनी शुरू हुई। तो आम आदमी पार्टी ने करीब करीब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 2024 में, चुनाव होने से करीब 1.5 महीना पहले, सबूतों के साथ इसको पेश किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6,000 वोटों को काटने का एप्लीकेशन मूव किया था। मेरे ख्याल से वो किस फॉर्म के अंतर्गत मूव किया था वो गर्ग साहब ठीक से बता देंगे। कोई एक फॉर्म होता है, फॉर्म 7 या फॉर्म 8, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का वोट काटने की अर्जी चुनाव आयोग को दे सकता है।
अब वो चुनाव आयोग उसको काटेगा या नहीं काटेगा, वो काटने की प्रक्रिया क्या होगी, वो बाद की बात है, वो गर्ग साहब समझा देंगे। लेकिन भारत में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का वोट काटने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है चुनाव आयोग में। तो आम आदमी पार्टी ने ये दिखाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 6000 ऐसे वोटरों को काटने का एप्लीकेशन दिया गया था, जो वोटर जिंदा थे और वहीं पर 30-30 साल से रह रहे थे। उन्होंने उन वोटरों को उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेड भी करवा दिया। और ये करने के बाद आम आदमी पार्टी ने वो जिन जिन लोगों ने उनके नाम कटवाने का हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन मूव किया था, उनके नाम के साथ दो दो उस समय के वर्तमान, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दूसरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और ये सारा डेलीगेशन जाके चुनाव आयोग को ये कंप्लेंट उन्होंने दायर किया कि देखिए इस तरह से जिंदा लोगों का वोट काटने की 6000 से के आसपास वोट काटने की साजिश हो रही है, इस पर आप तफ्तीश कीजिए। इसके बाद ये बात हुई है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। उसके बाद 11, 12 और 13 जनवरी को चुनाव आयोग ने उन लोगों को बुलाया जिनके बारे में आम आदमी पार्टी ने कंप्लेंट किया था कि ये लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन 6000 लोगों की नाम काटने की दी है। उसमें से 11, 12 और 13 जनवरी को केवल 11 लोग हाजिर हुए चुनाव आयोग के सामने। कोई कोई ऐसे लोग भी थे जिनके नाम से 84 वोटरों को काटने का एप्लीकेशन था। कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने कि 100 से ज्यादा वोटरों को काटने का एप्लीकेशन दिया था। और वो चुनाव आयोग के सामने जाके उसने कहा कि ये जो एप्लीकेशन में सिग्नेचर है ये मेरा नहीं है, ये मेरा फर्जीवाड़ा है। मतलब नाम तो उसका था, सिग्नेचर भी उसका था, लेकिन चुनाव आयोग के सामने उसने बोला कि ये मेरा नहीं है, किसी दूसरे ने किया है। तो अगर ऐसी बात है, चुनाव आयोग को यह मालूम पड़ गया कि उनके साथ वहां पर उनका फर्जीवाड़ा हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद चुनाव आयोग को किसने यह फर्जीवाड़ा किया, ये करने के लिए एफआईआर तो दायर करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है जैसे ही कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होता है, चुनाव आचार संहिता लागू होती है, रात में 9 बजे तक किसी क्या कहते हैं उम्मीदवार को प्रचार करने का मौका होता रहता है, और 1 मिनट आगे भी 9:02 तक भी अगर माइक चल जाता है तो तुरंत उसके ऊपर एक एफआईआर दायर हो जाती है कि इसने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। एफआईआर चुनाव आयोग कहता है और वहां की पुलिस एफआईआर फाइल करती है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग के पास जब आम आदमी पार्टी ने एक 6000 वोट काटने के एप्लीकेशन का कंप्लेंट दायर किया, और जब उन्होंने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों ने सामने में चुनाव आयोग के कह दिया कि ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है, किसी ने फर्जीवाड़ा मेरे नाम से किया है, तो उसके बाद क्या चुनाव आयोग को उन लोगों के ऊपर या अनजान लोगों के ऊपर एफआईआर फाइल करनी थी या नहीं करनी थी? तो सौरभ भारद्वाज यही कह रहे हैं कि अभी तक वो एफआईआर ही फाइल नहीं हुई है। एफआईआर फाइल नहीं होने का मतलब ये है, इसका मतलब ही ये है कि इस फर्जीवाड़े में कहीं ना कहीं बीजेपी और केचुआ दोनों की मिली भगत है। और ये चीज जी हाँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि क्या अब ये प्रेशर बनाना आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि एसआईआर दिल्ली में होगा, इसका अनाउंसमेंट भी हो गया है, तो अब एसआईआर होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो वोटर्स आम आदमी पार्टी के तथाकथित रूप से थे उनके नाम शायद कट जाएंगे। तो अब अगर आम आदमी पार्टी इस पर दिल्ली में शोर नहीं मचाएगी तो फिर तो बाजी निकल जाएगी दिल्ली वाली हाथ से आम आदमी पार्टी के। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा-सा अंतर है, क्योंकि जो एसआईआर है वो केवल दिल्ली में नहीं है। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ, कर्नाटक में भी एसआईआर करने की बात हो गई है। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है कि हमारे यहाँ एक एसआईआर होगा। तो एसआईआर जहाँ तक मामला है वो तो पूरे भारत में करने की योजना है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि दिल्ली के चुनाव में भी फर्जीवाड़े हुए थे और हमने उसी समय उसको हाईलाइट किया था। अभी तक उस पर अगर एफआईआर फाइल नहीं की गई है, जैसे कल राहुल गांधी ने बताया कि अलंद नाम की एक विधानसभा सीट है कर्नाटक की, उसमें 6000 के आसपास वोट काटने की कोशिशें हुई। तो उन्होंने तो ये बताया कि वोट काटने की कोशिश हुई और उसको रोक लिया गया। यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली चुनाव में तो वोट काटने की साजिश ही नहीं हुई, जिसके नाम से एप्लीकेशन मूव हुआ था उसने ये भी कह दिया कि ये फर्जीवाड़ा मेरा नहीं है। तो अगर किसी बैंक के पास फर्जी हस्ताक्षर आ गए हैं और वो कह रहा है, आपने अगर बैंक में जाके बोल दिया कि ये चेकबुक पर जो साइन है ये मेरा नहीं है, उसके बाद तो बैंक को एफआईआर फाइल करनी चाहिए थी कि मेरे बैंक के साथ किसी ने फर्जीवाड़ा किया है। 6000 वोट काटने की अगर साजिश रची, अभी तक अगर एफआईआर फाइल नहीं किया गया, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं केचुआ और भाजपा के बीच में वहां मिली भगत है। और मेरे ख्याल से भारत की जनता को अभी की बात नहीं है, जिस समय पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में
चंडीगढ़ के भाजपा के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के बोल दिया कि हाँ, मैंने चुनाव चोरी करने की कोशिश की। उसी समय पूरे भारत को पता चल गया कि भाजपा चुनाव चोरी करती है। भाजपा ने खुद मान लिया कि हम चुनाव चोरी करते हैं। अब तो बात यह है कि उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, किसी एक चीज के ऊपर रीट्रेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, बार बार मोहर लगना, वो सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने मान लिया। उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस चीज को बड़े जोर शोर से उठाया। उसके बाद हमें पता है कि कांग्रेस ने भी उठाया। उसके बाद तो एसआईआर के नाम पे जो फर्जीवाड़ा बिहार में हो रहा है, उसके चलते वोट अधिकार यात्रा भी हुई। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि भारत में एक चीज ध्यान में रखिएगा, बीजेपी का जो फुटप्रिंट है, बीजेपी भले जीतती नहीं है सीट, मान लीजिए तमिलनाडु में उसको 0 सीटें हैं, लेकिन वो लड़ती सब सीटें हैं। भारत में पार्टी के नाते सबसे बड़ा पॉलिटिकल फुटप्रिंट बीजेपी का है। कांग्रेस का फुटप्रिंट उतना बड़ा नहीं है। कांग्रेस अगर तमिलनाडु में लड़ती भी है तो किसी के साथ गठबंधन करती है और नंबर 2 का पार्टी बनके कुछ ही सीटों पे चुनाव लड़ती है। तो बीजेपी इस तरह की चुनाव चोरी केवल कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रही है, वो बंगाल में भी कर रही है, वो तमिलनाडु में भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस विषय में विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। मामला कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, ममता बनर्जी का या स्टैलिन का नहीं है, ये बीजेपी का फुटप्रिंट क्योंकि सब जगह है, वो सब जगह चुनाव चोरी करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब मैं डॉक्टर गर्ग के पास आती हूँ कि डॉक्टर गर्ग, जिस तरह से दिल्ली में आज इसको लेकर फिर से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई इस तरीके से तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले हाईलाइट किया था, लेकिन इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आज इसको लेकर अब दिल्ली में भी शोर क्यों मच रहा है? क्या ये कि केवल कांग्रेस इसकी भुक्तभोगी नहीं है, या फिर उनको ये डर लग रहा है कि अब एसआईआर होगा दिल्ली में तो फिर क्या होगा हमारी पार्टी, हमारे वोटर्स का? आपको क्या लग रहा है कि अब ये दिल्ली में भी जो शोर मच रहा है आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की जो पूरी लड़ाई, आप इसको कैसे देखते हैं? जी। लेकिन नीलू जी, ये लड़ाई तो देखने में तो इन दोनों की लगती है। ऐसे सच्ची रूप में देखेंगे, जो चुनाव आयोग है वो तो काम कर ही नहीं रहा, वो तो हमारे सामने है, हर बात पे कर रहा है। अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ महोदय का, तो उसमें भी कि वोटर जो था, बेल्ट बॉक्स, बेल्ट पेपर, वही गड़बड़ वाला था। तो बोला नहीं नहीं, छोटी गड़बड़ थी, हालांकि उसमें पेन भी नहीं बदला जा सकता। पर मेरे को ऐसे लगता है, ना तो ये एसआईआर का मामला है, और ना ही बीजेपी और आपकी इतनी बड़ी लड़ाई उस रूप में है। ये जो एक सामने अगर हम देखें, तो चुनाव के बाद जो पूरा 8 महीने हो गए, 9 महीने, ये आप वाले चुप रहे। चुनाव के पहले केजरीवाल जी ने भी वर्कशॉप वो किया, लोगों को पेश किया कि देखिए जी, हमारा तो वोट, हम तो यहीं रहते हैं, हमारा वोट कट गया, खड़े कर करके बात किया, और ये एक चांदनी चौक की बात की। लेकिन पूरे के पूरे उसमें, ये मेरे पास लिस्टें हैं, मैं दिखा सकता हूँ कि कितनी कितनी वोटें कहीं परवेज वर्मा जी के घर पे बन रही हैं, कहीं किसी के बन रही हैं। 8-9 एमपी जो हैं इसके बीजेपी के, उनके रेजिडेंसेस पे और पे, इसी तरह जैसे दूसरा फर्जीवाड़ा के 2-2 कमरों में 30-30, 40-40 वोटें बननी है, ये हुआ। लेकिन ये चुप रहे, उसके बाद, हारने के बाद ये बोल ही नहीं है। अब मेरे को, मैं इसका दूसरे रूप से देखता हूँ कि राहुल गांधी का जो प्रचार है, उसको एक ये फाद करने के, उसको जीरो करने के लिए भी एक हो जाता है कि ये हमारे साथ भी हुआ। मैंने सौरभ भारद्वाज जी का एक वीडियो सुना, वो वीडियो में पूरी बात कर रहे थे। आज तो मैंने ये इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, वो हमारे यहाँ तो नहीं, उसमें है, आपके दिल्ली में ही है। तो वो उसमें भी वो वही कर रहे हैं। कल ही जब वो बोल रहे थे, तो मेरे को लगा भी ये तो एक काउंटर करने का तरीका होता है कि देखिए जी, इन्होंने नई बात, तो और उन्होंने कही भी है कि हमने तो बहुत पहले से कहा था। अब इन्होंने कब कहा था? इन्होंने कहा था जनवरी में, जनवरी 2025 में। लेकिन जो महाराष्ट्र का झगड़ा था, वो तो नवंबर में चोन हो चुकी थी, वहां भी रौला पड़ा था, वो दूसरी बात है, वो कहाँ तक पहुंचे। उसके पहले 2024 की जो लोकसभा की चुनाव था, उसमें भी हुआ था। आप वालों ने तो कोई उसमें आपत्ति नहीं की कहीं भी, और हालांकि आप तो एक भी सीट दिल्ली में ना कांग्रेस जीती ना आप जीते। सो उस रूप में, उससे पहले हरियाणा में जो उसके अक्टूबर में हुआ था, तब भी बहुत हो हल्ला हुआ था कि कहीं गड़बड़ हुई है। और वो जो हरियाणा वाले थे, वो तो कोर्ट में भी जाते रहे, 1-2 ऑर्डर भी हुए, प्राचा जी ने करवाए। तो उस मेरे पास भी उनके आए कई लोग।
तो अब जब हम देखते हैं कि ये चुनाव का गड़बड़ हो रहा है, अब सौरभ भारद्वाज का ये और बीजेपी के जो राष्ट्रीय जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना कि नहीं नहीं हमने तो ऐसे किया। एक तो जब बीजेपी आती है चुनाव आयोग के पक्ष में, तो उससे पता चलता है कि दोनों मिले हुए हैं, जैसे बताया ही है इन्होंने। दूसरा ये है कि जब उन्होंने ये बोल दिया तो जो प्रक्रिया है, एक तो उन्होंने बोल दिया कि जी हमने तो साइन ही नहीं किए, ये झूठी अर्जी है, वही जो एक्सपोज कर रहे हैं राहुल जी हर जगह पे। दूसरा जो तरीका है, कुछ भी हो, मैं ऐसे पदों पे रहा हूँ जहां हमें शंका पड़ जाए, चाहे कोई झूठी भी हो, तब भी हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं कि इसमें हो क्यों रहा है, हमारे सिस्टम में ब्रीच कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों हो रहा है, हमारे इसमें क्या कहाँ कहाँ की कमी है। ये चुनाव आयोग क्योंकि मिला हुआ है, जब मिला हुआ होगा तो फिर वो नहीं करेगा इन्वेस्टिगेट। चुनाव आयोग को ये इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए थी, आप वाले भी चुप रहे, बोले नहीं है, अब बोलने आए। जब राहुल गांधी का वो पूरा ग्राफ ऊपर जाने लगा, तब वो बोले, उनको ये पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी नहीं बोले, नहीं बोले। अब चुनाव आयोग को जब ये मालूम हो गया कि भाई गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, ये आप वालों ने एक सबूत देने की कोशिश की, तो चुनाव आयोग ने एक भी इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं की। चुनाव आयोग क्या करता है, बातें करता है कि हमने आपको जवाब दे दिया, आप एफिडेविट दो, आप ऐसे करो, आप तो ऐसे जो हार जाते हैं ऐसे करते हैं, भले ही आप वाले वहां हारे हों। मैंने दिल्ली के जो जैसे सुधार जी तो मौके पे देखते हैं, हम तो कागजों में देखते हैं, एनालिसिस किया पूरा डाटा दिल्ली की 70 की 70 सीटों का कि कहाँ क्या क्या हुआ, कितनी कितनी वोटों पे हारे हैं। उसमें धांधली बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। वो धांधली का एक सबूत और भी मैं बता देता हूँ, केवल वोट काटे नहीं, वोट जोड़े भी गए। 7 जनवरी को जब इन्होंने नोटिफिकेशन किया चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव का, 7 जनवरी 2025 को, इन्होंने बोला यहाँ 1,55,00,000 और 24,858 वोट हैं। लेकिन 12 के 14 जनवरी को के हिसाब से इन्होंने बोल दिया 1,56,12,733 वोट हैं, यानी कि 88,000 वोट, 88,000 वोट इन्होंने कुछ दिनों में बढ़ा दिए। ऐसा नहीं है कि केवल वोट काटे हैं, बढ़ाई भी हैं। वही फार्मूला राहुल जी ने दिखाया है कि दोनों तरफ करते हैं ये। जो इनका विरोधी है, जैसे आप वालों के वोट काट दिए, जो बीजेपी को डालने वाले थे उनके बढ़ा भी दिए। इस रूप में इसको देखने की जरूरत है कि अब चुनाव आयोग नहीं रहा। सिद्धार्थ जी ने बड़े बढ़िया तरीके से बताया है। और दूसरा क्या देखना था, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने रेफर किया है, मैं उसको बता भी देता हूँ। एक तो 7 नंबर फॉर्म है, उस 7 नंबर फॉर्म में एक डेक्लेरेशन देना है कि अगर मेरी कोई बात गलत हुई तो मैं मेरे पे एक्शन लिया जा सकता है। लोगों ने तो बयान दे दिया कि हमने तो ये फॉर्म ही नहीं भरा, तो फिर वो उसका वोट कटे इतने इतने लोगों के, तो कैसे कटे? अब आप बोलेंगे जी फार्म आ गया, तो मैं जब फार्म आ गया, पहले उसने बताना है कि मैं ठीक है, उसको पावती दी जिसने फार्म लिया, तो आपको पता तो चल जाएगा ना कौन लेके गया। दूसरा, उसके फार्म आने के बाद एक नोटिस देना है जिसका वोट कटना है, उसको 15 दिन का टाइम देना है, जिस दिन से उन्होंने नोटिस जारी किया, उसको भले ही लेट मिले। 15 दिन अगर वो जवाब नहीं देता 2 सप्ताह में, तो उसके बाद जो चुनाव आयोग है एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, अपनी एक डायरी बनाएगा, उसमें लिखेगा कि हमने फलां-फलां बंदे की इस पे ड्यूटी लगाई है। वो हमारा कर्मचारी अधिकारी जाएगा, वहाँ अधिकारीगण जाके वो मौके पे जाँच करेगा, उस स्थान पे जाके। वो जाँच करने में पूरी वो फिर अपनी डॉक्यूमेंट बनाएगा, मैं इतने बजे गया, वहाँ उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, उसकी पूरी एक रिपोर्ट देगा। वो जब रिपोर्ट दे देता है, उसके 1 हफ्ते बाद उस रिपोर्ट के अनुसार काम किया जाएगा। अगर वो बोलता है कि वोट काट देना है तो कट जाएगा, अगर क्या बोलता है नहीं काटना तो नहीं कटेगा, बनाना है तो बन जाएगा, नहीं बनाना तो नहीं बनेगा। अब ये 3 हफ्ते तो ये हो गए, 1 हफ्ता जांच इधर उधर जाने में लगता है, 4 हफ्ते का कम से कम समय, लेकिन वो तो समय नहीं दिया इन्होंने, वो तो किए ही नहीं। ये चुनाव आयोग का काम है ना, ये काम किसी वोटर का, किसी कैंडिडेट का नहीं है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है। ये चुनाव आयोग ने देखना है कि उसके जो सिस्टम है उसमें सेंधमारी कहाँ हो रही है। अब वो नजर तो वो जांच तो इसलिए करेगा ना जब उसने सेंधमारी खुद ना कराई हो। जब वो खुद ही चौकीदार और जो चोर है दोनों मिल जाते हैं, तो फिर तो वही चोरी होगी होगी, फिर चोर को क्यों पकड़ेगा वो। इसलिए जो चुनाव आयोग है सबसे बड़ा जो है उसका ये दायित्व है, और वो जानबूझ के
लोगों हमारे लोकतंत्र को कभी एसआईआर के नाम के, कभी किसी को, कोई कानून लागू नहीं कर रहा, हर कानून को तोड़ रहा है। अब तो उसका इतना हौसला बढ़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक है मेरे हिसाब से, तो कि जी आप तो हमें कुछ कह ही नहीं सकते, यू कैन नॉट डायरेक्ट अस। उसको मालूम ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, ऐसे तो आप धांधली करते जाएंगे तो कोई क्रिएशन की नहीं, तो क्यों अब है। इसका मतलब वो ये है हाँ, डॉक्टर गर्ग की अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हाँ, अपोजिशन की हैं, अब हाँ। सब लोगों को इस बात को रेज करना पड़ेगा, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो उन्होंने तो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करा है, लेकिन अब सारी जो विपक्षी दल है उनको ये सबूत इस तरीके के देने पड़ेंगे जैसे राहुल गांधी ने दिए। न मैं तो सहमत हूँ, मैं ये तो सहमत हूँ, लेकिन अब जो देने हैं वो इस पे देने चाहिए कि जो चुनाव होगा हर जगह पे हेरी फेरी कर रहा है। वो कहते हैं हमारी फलानी सीट पे कर दिया, वो तो एक सबूत है। एक सीट का एक होता है पर्टिकुलराइजेशन, एक होता है जनरलाइजेशन। ये साइंस में, डाटा साइंस में ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप पर्टिकुलराइजेशन तो उनका मान लिया कि जी आपने नई दिल्ली में ऐसा ऐसा कर दिया, हमने ऐसी चिट्ठी लिखी, ऐसा लिखा, ये एक बात है। लेकिन इससे एक जनरलाइज के दिल्ली में इतनी इतनी सीटों पर अभी भी सौरभ भारद्वाज ये बात नहीं कर रहे। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कितने जगह पे हेरा फेरी हुई है दिल्ली में, 70 सीटों में से। एक एक का हमने एनालिसिस किया है सर। सिद्धार्थ जी ने तो जाके वहां पूरा अपना मौके पे देखा है। तो उस रूप में जब हम देखते हैं कि आप पर्टिकुलर, तब भी उन्होंने, केजरीवाल जी ने जो किया था, आपकी बात सही है, ममता बनर्जी को सामने आना चाहिए पूरा जोर लगा के, अखिलेश जी को सामने आना चाहिए, तो झारखंड वालों को आना चाहिए, तमिलनाडु वालों को आना चाहिए। तो सबको आगे आना होगा कि हर जगह पे, सिद्धार्थ जी ने सही बोला है कि जी ये जो हर जगह पे बीजेपी का स्टेक है, क्योंकि कांग्रेस का भी हर जगह पे नहीं है और किसी का तो है ही नहीं है। सो इसलिए सारी पार्टियां जो विपक्षी दल हैं उनको बिल्कुल। इस बात पे तो, और इस बात पे ऐसा ही नहीं है कि उनको अपनी चुनाव जीतने के लिए आना चाहिए, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। क्योंकि अगर ऐसी चोरी होती रही, वो जीत भी जाए, मान लो वो जीत भी जाए शकुनी पासा से, तब भी देश की डेमोक्रेसी तो खत्म हो जाएगी, बाद में उनकी कहां से बारी आएगी। सो बिल्कुल। इसलिए आज देश की डेमोक्रेसी को बताने के लिए आपने सही बोला नीलू जी, सब विपक्षी दलों को इन बातों पे, कम से कम ये बातों पे आपस में वो समझौता करे या ना करे, इन बातों से आगे आना चाहिए। अपने बिल्कुल। अपने राज्य की 1 2 3 4 सीटें लेके, उसका पूरा 1 2 10 बूथ लेके, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेके, उसका एनालिसिस करके, उसका पूरा विश्लेषण करके एक तो देना चाहिए। पूरे वो उनके राज्य में कैसे वो चुनाव में पूरी वोट चोरी की गई। जब मैंने अभी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज का कि एक पीसी में जितनी एसीज हैं असेंबली काउंसिल, उनमें कैसे कैसे वोट चेंज हुआ, ऐसे करने का हम एनालिसिस कर रहे हैं। जो वीएफडी को चाहिए वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उनके साथ। तो अब पूरे देश के चुनाव के लिए, आपने सही बोला, हमारे पंजाब में भी हो रहा है, डिक्लेयर हो गया। तो आपको आज दो बातें करनी जरूरी हैं, मैं जो अपनी बात समेटने से पहले कहूंगा। एक तो एसआईआर में पूरा कानून तोड़ा जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है, कल को हो जाए तो कुछ दूसरी बात है। इसको लोगों को एक राजनीतिक आंदोलन बनाना पड़ेगा। एक तो ये बात है, जैसे जन आंदोलन बना था, जन लोकपाल, वो तो कहीं उड़ गया, लेकिन ये जन आंदोलन बनाना होगा, जैसे जेपी का आंदोलन। दूसरी बात हमें ये करना होगा कि इसको, जन आंदोलन को और आक्रोश देने के लिए और सड़कों पर लाने के लिए, हमें ये वोट चोरी का हर जगह पे, हर क्षेत्र में ये सबूत देना होगा। और सबूत देने के लिए जो विपक्षी दल हैं, कई उनकी सरकारें भी हैं, अब जो बंगाल में उनको क्या दिक्कत है करने में, तो तमिलनाडु में कर सकते हैं। जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें वो करें, और जिनके साथ, चाहे वो बीजेपी के साथ भी हैं, उड़ीसा वाले नवीन पटनायक को करना चाहिए, क्योंकि उसकी तो पूरी उसने फटी पहुंच दिया है, हाँ, उसका तो नहीं, जीरो नवीन कर दिया पटनायक उसको। को तो मुझे याद भी है, उन्होंने सबूत दिए भी थे और वो शायद अदालत भी गए थे इस चीज को लेकर। मैं लेकिन अब अंतिम कमेंट के लिए मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ अंत में क्या कहेंगे, ये दिल्ली में भी जो लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिख रही है, अब समय की डिमांड क्या है? एसआईआर तो पूरे देश में होने वाला है, तो अब ऐसे में हम खाली ये तो नहीं कह सकते कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे। क्या सभी पार्टीज को इसी तरीके के क्रेडिबल सबूत अब देने होंगे और एकजुट होना होगा? एक कोई ना कोई एक अलायंस, ठीक है, इंडिया अलायंस तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें जो काम होना चाहिए उस तरीके का काम उसमें नहीं हो रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो क्या ये जो एक मुद्दा है, ये क्या सबको एकजुट कर सकता है और क्या करना चाहिए? समय अंत में आपसे एक छोटी सी टिप्पणी जी।
जी, साधारण रूप से हम देखते हैं कि मनुष्य जो होता है वो दूसरे प्राणियों के साथ कोई बहुत ज्यादा सहयोग करता नहीं है। मनुष्य किसी के साथ सहयोग भी करता है तो मनुष्यों के साथ सहयोग करता है। लेकिन हमने रामायण में देखा कि एक बहुत बड़ी अगर आसुरी शक्ति के सामने टक्कर लेना पड़ता है तो मनुष्य हो, वानर हो, भालू हो, रीछ हो, सब लोग साथ आ जाते हैं और एक युद्ध लड़ते हैं। और वो युद्ध में आसुरी शक्ति को हराने के बाद सब लोग अपने अपने चले जाते हैं। मानव जो है वो अयोध्या चले जाते हैं, वानर जो है वो किष्किंधा चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको ये ध्यान में रखना है कि हर राजनीतिक दल का अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों के साथ टक्कर है। जैसे हमें पता है कि जहां तक पंजाब का मामला है तो पंजाब में बीजेपी का फुटप्रिंट छोटा है, तो स्वाभाविक है कि वहां पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ेगी। स्वाभाविक है कि तमिलनाडु में कांग्रेस का फुटप्रिंट छोटा है तो वहां पर स्टालिन की लड़ाई होगी एआईएडीएमके के साथ। तो अलग अलग लड़ाइयां भले हों, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा जिस तरह से गर्ग साहब ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का फुटप्रिंट क्योंकि सब जगह समान है, इसीलिए वो वोट चोरी की जो प्रोसेस है, वोट चोरी की जो कोशिश है, वो सब जगह समान रूप से करेगी। वो ये मत समझिएगा कि केवल बिहार में कर रही है, वो उत्तर प्रदेश में भी उतनी शिद्दत से करेगी, दिल्ली में भी उतनी शिद्दत से करेगी, पंजाब में भी उतनी शिद्दत से करेगी और तमिलनाडु में भी उतनी शिद्दत से करेगी। तो मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों को यह ध्यान में रखना है कि बीजेपी का फुटप्रिंट क्योंकि बड़ा है, वो सब जगह ये कोशिश करेगी और अगर इस कोशिश में वो सफल हो गई तो उसके बाद फिर कोई छोटे मोटे राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके बाद तो केवल बीजेपी ही बीजेपी, एक ही बीजेपी रहेगी, वन पार्टी रूल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों को यह समझना है कि जिस तरह से रामायण में भालू, बंदर, रीछ, वानर, मानव सब एक साथ आ गए थे क्योंकि सामने में एक दानव था, तो उस तरीके से सबको अपने अपने ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को दूसरे तरह का कोई कॉपी करना है, लेकिन स्टालिन भी अपने तरीके से तमिलनाडु में किस तरह धांधली हो रही है उसको वो उजागर कर सकते हैं, वो उस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो उस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में उसका मैसेज भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर भारत में चुनाव के द्वारा जो लोकतंत्र बचा हुआ है, केवल भारत में, ध्यान में रखिएगा, भारत में कोई लोक नियंत्रित तंत्र नहीं है, लोक को कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र है। लोक नियंत्रित तंत्र वहां होता है जहां पर लोक की सहभागिता होती है। भारत में ऐसे ही सहभागी लोकतंत्र नहीं है, भारत में केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में होता है कि 5 साल में एक बार मैं अपने सारे अधिकार किसी एक एमपी एमएलए को देके अगले 5 साल तक के लिए शक्तिहीन बन जाता हूं। कम से कम उतना तो है कि 5 साल में मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी इस आदमी से उठा के उस आदमी के हाथ में तो दे सकता हूं, कम से कम उतना तो है। वो भी अगर चला जाएगा तो उसके बाद तो लोकतंत्र नाम का, जो नाम का लोकतंत्र भारत में बचा हुआ है, वो भी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसके बारे में सोचना है। इसमें सोचने के बारे में केवल बीजेपी के विपक्षी दलों की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बीजेपी के अंदर भी लोग हैं, बीजेपी के अंदर भी आज अडवाणी और वाजपेयी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या वो पसंद करेंगे कि बीजेपी इस तरह से चुनाव जीते कि चंडीगढ़ की तरह चुनाव चोरी करे, उसके बाद पकड़ में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके माफी मांग ले, कहे कि हाँ मैंने चुनाव चोरी की? ऐसा जीत का मतलब क्या है? मतलब आप एक वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खेलिए और भारत के अलावा सारी टीमें कहें कि भैया हम भारत के सामने मैच नहीं खेलेंगे, हम वॉकओवर दे देंगे, और भारत बिना मैच खेले हुए वर्ल्ड कप जीत जाए, तो मेरे ख्याल से मुझे बताइए कि भारत के जो समर्थक है उनको भी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गर्ग, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।